हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदना। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से चल रही होगी। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, जो हमारी क्लास है एलपी साइंस की शानदार जबरदस्त क्लास स्टार्ट हो रही है। आज की क्लास का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज की क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव बेस पहले क्वेश्चन सेटअप किया है, उसके लास्ट में हमने इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन सेटअप किए। जैसे कि हमारी क्लास होती है, पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं और लास्ट में वन लाइनर क्वेश्चन करवाते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, आज की बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास एलपी साइंस के स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है, पारसेक इकाई है। जी हाँ साथियों, पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की या चुंबकीय बल की। तो साथियों, जो पारसेक जो इकाई होती है वह दूरी की इकाई होती है। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई होती है। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। जी हाँ साथियों, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। ऑप्शन बी कहता है अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई है। तीसरा समुद्री मील दूरी की इकाई है, या सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो साथियों, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई है, यह सुमेलित नहीं है। बाकी सब सुमेलित है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील दूरी की इकाई है। ठीक है, सेल्सियस होती है वह तापमान मापने की इकाई होती है। ठीक है, ध्यान रखेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? जी हाँ साथियों, जो ल्यूमेन होता है वह किसका मात्रक होता है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन ए है ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन बी है ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो ल्यूमेन होता है वह ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। क्या ध्यान रखना है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। ठीक है, ध्यान रखें क्या? ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? पास्कल इकाई है। जी हाँ, पास्कल किसकी इकाई है? ऑप्शन ए आर्द्रता, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी है तापमान। तो पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल दाब मापने की इकाई है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें हैं, रबी फसलें मानसून की फसलें हैं, ऑप्शन सी गेहूं रबी की फसल है, या ऑप्शन डी सरसों खरीफ की फसल है। तो साथियों, खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें हैं, यह गलत है, क्योंकि खरीफ फसलें कहाँ मानसूनी फसलें होती हैं। रबी फसलें मानसून की फसल हैं, तो रबी फसलें मानसून की फसल नहीं होती है। गेहूं रबी की फसल है, ये कथन सही है। सरसों खरीफ की फसल नहीं, सरसों रबी की फसल में आता है। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? बिल्कुल ध्यान रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी चना। ये है ज्वार, धान, मक्का या चना। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो ध्यान रहना चाहिए, इनमें से कौन सी चना जो होती है, चना कौन सी फसल होती है? चना रबी की फसल में आता है। बाकी ज्वार, धान और मक्का ये सारी फसलें कैसी फसलें हैं? बाजरा की फसलें हैं। ध्यान रखिए, बाजरा की फसलें हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया था? खरीफ की फसल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी है जौ, ऑप्शन डी है मसूर। तो इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो ध्यान देना है, रबी की फसल में कौन ना आएगा? यहाँ से मूंगफली जो जाएगी वो रबी की फसल नहीं आती है। ठीक है, गेहूँ, जौ और मसूर ये सब रबी की फसलों में आते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन खरीफ की फसल है? इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? जरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइएगा। जौ, बाजरा या मूंगफली। तो इनमें से कौन खरीफ की फसल है? तो ध्यान देना, इनमें से कौन खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल में क्या आंसर हो जाएगा? बाजरा खरीफ की फसल में आता है। बाकी जौ, सरसों और मूंगफली ये अलग अलग फसलें। जौ और सरसों जैसा कि हमने बता दिया, मूंगफली जो होती है जायद की फसल में आती है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? बाजरा जो हो जाएगा, ध्यान देना, बाजरा हो जाएगा खरीफ की फसल में। ठीक है, इनमें से कौन खरीफ की फसल? तो बाजरा खरीफ की फसल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं,
कौन इनमें से कौन खरीफ की फसल है? ठीक है, खरीफ की फसल इनमें से कौन खरीफ की फसल है? गेहूं, चावल, मटर या सरसों? तो क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का? खरीफ की फसल पूछा गया है तो गेहूं, चावल, मटर और सरसों। तो गेहूं, मटर और सरसों क्या होता है? ये कौन से इनमें से कौन खरीफ की फसल है? खरीफ, तो खरीफ हो जाएगा चावल, इसमें से चावल खरीफ की फसल में आ जाएगा। बाकी गेहूं, मटर और जो सरसों होता है वह रबी की फसल में आता है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? चावल हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्न में से कौन रबी की फसल है? इनमें से कौन सी रबी की फसल है? आपके ऑप्शन है धान, गेहूं, ज्वार या बाजरा। तो ध्यान देना है, इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा गेहूं, जो जाएगा रबी की फसल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं एक रबी की फसल है। ठीक है, या गेहूं बोने का उपयुक्त समय कौन सा होता है? जी हाँ साथियों, गेहूं बोने का उपयुक्त समय कौन सा होता है? चलिए ध्यान देते हैं, गेहूं बोने का उपयुक्त समय कौन सा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल। तो इनमें से गेहूं बोने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? अक्टूबर, नवंबर जो होता है गेहूं बोने का उपयुक्त समय कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है? निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल होती है? भिंडी, पालक, शनई या सूर्यमुखी। तो साथियों, जो भिंडी होती है वह कीट आकर्षक फसल होती है। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नगदी की फसल कौन सी हो जाएगी साथियों? इनमें से कौन सी नगदी फसल है? मक्का, गेहूं, तंबाकू या धान। तो साथियों, जिनसे पैसा डायरेक्टली लोग इनकम के लिए करते हैं सीधे सीधे खेती, तो हो जाएगा तंबाकू की जो फसल है वो नगदी की फसल में आती है। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है साथियों कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नगदी फसल के रूप में जानी जाती है? ठीक है, ध्यान देना है, इनमें से निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? चावल, गेहूं, बाजरा या कपास। तो जो साथियों कपास होती है वो नकदी फसल के रूप में आती है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? इनमें से कौन पेट्रोपादप है? अरहर, मटर, चना या करेज। तो साथियों, जो करेज होता है वह मेट्रोपादप के रूप में आता है। क्या ध्यान देना है? मेट्रोपादप के रूप में। अरहर बताइएगा, अरहर दो तरह से होती है। कुछ अरहर जो होती है वह खरीफ में आती है और कुछ जो अरहर होती है वह किस में आती है? रबी में आती है, क्योंकि इसकी खेती उसी में हो जाती है, जून जुलाई में हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखें क्या? जून जुलाई में हो जाती है। मटर जैसा कि आपको पता है मटर रबी की फसल में आता है, और वहीं पे चना जो हो जाएगा, और चना कौन सी फसल में आता है? चना भी रबी की फसल में आता है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अब साथियों वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान देते हैं, हम वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन क्या है? विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में वन लाइनर क्वेश्चन क्या है? ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला क्रिया को नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जी हाँ साथियों, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला क्रिया को नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ध्यान देना है, कैडमियम की जो छड़ होती है वो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला क्रिया को नियंत्रण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? कुछ जीवाणु जनित रोगों के नाम बताइए। जी हाँ साथियों, जीवाणु जनित रोगों के नाम बताइए। टीबी, प्लेग, डिप्थीरिया, कोढ़, टिटेनस, निमोनिया, हैजा। साथियों मेरे पास इसके साथ और जबरदस्त ट्रिक है। यदि आप लोग को ट्रिक के साथ इनको याद करना है तो कमेंट बॉक्स में ट्रिक लिख करके और लिख दीजिएगा ट्रिक जीवाणु, ट्रिक बैक्टीरिया, तो मैं इसके लिए ट्रिक की वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी आप जान लीजिए कि जीवाणुजनक बीमारी कौन सी है? टीबी, प्लेग, डिप्थीरिया, कोढ़, टिटेनस, निमोनिया और हैजा। ठीक है, ध्यान रखिए। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र? जी हाँ साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको ये अच्छे समझ में आए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? क्या ध्यान देना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र तो होता है CaSO4 × 1/2H2, जिसको कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड बोलते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। ठीक है, सीमेंट मुख्यतः यौगिकों का मिश्रण होता है। जी हाँ साथियों, सीमेंट किसका मिश्रण होता है? तो कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम यौगिक का। जी हाँ, एल्यूमिनेट का, कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिक का मिश्रण जो होता है वह क्या कहलाता है? सीमेंट कहलाता है। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिक। अगला प्रश्न क्या है? ग्रेफाइट का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ साथियों, ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? ग्रेफाइट का दूसरा नाम क्या है? काला शीशा और प्लबगो, क्या बोलते हैं? प्लबगो को के नाम से भी ग्रेफाइट को जाना जाता है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसका फुल फॉर्म है? तो CFC, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का जो मिश्रण होता है उसको हम CFC के नाम से जानते हैं और यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फुल फॉर्म कहलाता है। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का मिश्रण। अगला प्रश्न क्या है? महानगरों में, प्रश्न हमारा क्या है? महानगरों में ज़्यादा ही छोटा करना पड़ेगा क्योंकि लंबा थोड़ा सा लिखा गया है। ठीक है, ध्यान देते हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ, आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, तुरंत समझ जाएंगे प्रश्न पढ़ते ही। महानगरों में चलने वाले वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर कौन से ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है? तो जैसा कि आपको पता CNG का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल डीजल के रूप में ईंधन के लिए, है ना, ईंधन के उपयोग के लिए, जिसको बोलते हैं CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, LPG का लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? जी हाँ साथियों, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का। किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, C5H8, जिसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक हो जाएगा साथियों? आइसोप्रीन का बहुलक हो जाएगा प्राकृतिक रबर। अपमार्जक जल के साथ भी अच्छे परिणाम देते हैं। जी हाँ साथियों, जो अपमार्जक होते हैं वह कठोर जल के साथ अच्छे परिणाम देते हैं। कठोर जल कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों की मात्रा जिसमें अधिक होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा जिसमें अधिक होती है उसको हम कठोर जल बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? जी हाँ साथियों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो जो 20 दांत होते हैं जिनको द्वितीय दांत के नाम से जाना जाता है वह 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये प्रश्न है, मैं पढ़ देता हूँ, आप समझ लीजिएगा कि मानव शरीर में भोजन का सबसे अधिक पाचन और शोषण किस अंग में संपन्न होता है? मतलब मानव शरीर में भोजन का सबसे अधिक पाचन और शोषण किस अंग में होता है? छोटी आंत में होता है, जिसको क्षुधात्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। सर्वप्रथम रक्तचाप परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा क्या है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था, जो कहाँ के थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? पेसमेकर का। किसका है? पेसमेकर का है, दिल की धड़कन के प्रारंभ करने का काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जी हाँ साथियों, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? ध्यान देना, लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। सोते समय रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर घटता है या बढ़ता है? तो साथियों, सोते समय जो ब्लड प्रेशर होता है वह घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है सोते समय ब्लड प्रेशर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? जी हाँ साथियों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4, 7.4 इसकी प्रकृति क्षारीय प्रकृति होती है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, जिसको वृक्क या गुर्दा भी बोलते हैं, उसका वहाँ पे रक्त का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? जी हाँ साथियों, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर घटता है या बढ़ता है? ध्यान देना है, बढ़ता है। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। बाइल कहाँ जमा होता है? जी हाँ साथियों, बाइल कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय, जिसको बोल देते हैं गाल ब्लैडर में जमा होता है। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण कि मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिनों का होता है मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि किसकी भित्तियों पर रक्त, जी हाँ, प्रश्न क्या है? किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब ब्लड प्रेशर कहते हैं? किसकी भित्तियों पर जब ये दबाव पड़ता है, रक्त द्वारा डाले गए जो दबाव पड़ता है उसको रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। ध्यान देना है, धमनी हृदय से शुद्ध रक्त को आगे पहुंचाती है। हृदय से शुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम क्या होता है? धमनी का होता है। ठीक है, हृदय से शुद्ध रक्त को धमनी पहुंचाती है। कुछ अनुवांशिक रोग के नाम बताइए। तो हीमोफीलिया और वर्णांधता होते हैं, यह
क्या अनुवांशिकीय रोग कहलाते हैं। ठीक है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है वह डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। अगला प्रश्न क्या है, CFC के स्थान पर वर्तमान समय में कौन सी गैस का प्रयोग किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, CFC के स्थान पर HFC का प्रयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बोलते थे। क्या बोलते थे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो साथियों ये थी आज की शानदार महत्वपूर्ण क्लास जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हमारी क्लास डेली आ जाती है सुबह 8 बजे, तो तुरंत बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल सके बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास का जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों आज की हमारी क्लास आप लोग को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय जय श्री राम।